वज़ीर कानून ने एक जगह पे बड़ी खुल के बात कर दी। उसने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को सबसे बड़ी जमात बना दिया है। काम हो रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये वापस ले लें या इनका कोई दूसरी थॉट आ जाए, सेकंड थॉट आ जाए, ये और बात है कि ये को ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं। वो ऑर्डिनेंस जो है वो इस फैसले को स्ट्राइक डाउन कर सकता है, और अगर स्टे नहीं मिलता और इलेक्शन कमीशन को हर सूरत इस पे अमल दरामद करना पड़ता है, तो फिर स्पीकर एक रेफरेंस भेजेगा। ये जो पीटीआई के इलेक्ट होके आए, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन किया, उसमें हलफ उठाया कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपनी पार्टी के साथ मुखलस रहेंगे। अब ये क्या दूसरी दफ़ा किसी और पार्टी के साथ मुखलस होने का हलफ उठाएंगे? तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद क्या मंसूबे बना के बैठे हुए हैं। एक तो बिल्कुल पूरी ये वाइब्स आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने वाला, उस पर हुकूमत अमल दरामद करने पर राज़ी नहीं है। उसका दिल नहीं कर रहा कि ये नशिस्तें उसके पास जाएं। अब वो इसको रोकेंगे कैसे, इसको काउंटर कैसे कर रहे हैं इस फैसले को, क्या मनसूबा साजी हुई है अब तक, और आज क्या हुआ है, तो इस पर मैं बात करूँगा। पहली बात तो ये है कि आज वज़ीर कानून ने एक जगह पे बड़ी खुल के बात कर दी। उसने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को सबसे बड़ी जमात बना दिया है, यानी कि वो ये नहीं मानते कि वो सबसे बड़ी जमात है। तो ये सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा मसला ये है इस वक्त हुकूमत के लिए। 109 सीटें हो जाएंगी पीटीआई की ईवान में, और जबकि जो इस वक्त हुक्मरान जमात है मेनली वो तो नून लीग है, तो उसकी 108। तो ये सबसे बड़ा इशू है। अब इस पे करना गया है उन्होंने। एक तो आज मीटिंग हुई है इलेक्शन कमीशन की, ज़ाहिर है छुट्टियां थी, तो उसके बाद आज मीटिंग हुई है इस फैसले के हवाले से। लेकिन वो कोई मीटिंग नहीं थी। वो इसलिए मीटिंग नहीं थी कि जो राजा सिकंदर हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं थे, वो तो लाहौर में थे। अब वो लाहौर में क्यों थे, इसमें भी बहुत सी चहमगोइयाँ हैं। किन से मिले, किस ने क्या मशवरा दिया उनको, क्योंकि देखें नून लीग की जो असल स्ट्रेंथ है वो तो लाहौर है, नून लीग का कैपिटल तो लाहौर है, तो उनके जो ब्रेन है वो भी लाहौर में बैठे हुए हैं। तो मुलाकातें हुई होंगी, उसमें कोई ना कोई हल निकाला गया होगा। लेकिन खैर, मैं आपको बताऊंगा कि क्या सोचा जा रहा है। अब यहाँ पे क्या किसी ने मशवरा दिया है वो फिर कभी, लेकिन अब उनके पास ऑप्शन क्या है और किन ऑप्शन पे जा रहे हैं, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन कल इजलास अब होगा, राजा साहब वहाँ चले जाएंगे इस्लामाबाद, और कल जो इजलास होगा उसमें दो ऑप्शन है। एक ये कि अमल दरामद कर दिया जाए, दूसरा कि ये कि चैलेंज कर दिया जाए। अब अमल दरामद तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बड़ी आसानी से करेंगे, इलेक्शन कमीशन करेगा कि ठीक है जी जो आ रहा है उसको हम कर देते हैं एज पर आर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नो, तो उसको तो शायद डिले करेंगे या प्रोसेस डाल देंगे, ठीक है, ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी फौरी तौर पे ये मैसेज ना जाए कि हमारे फैसले पे अमल दरामद नहीं हो रहा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अपील या नज़र सानी। अब इसमें फ़र्क क्या है, नज़र सानी जो होती है रिव्यू पिटीशन, वो सेम बेंच के सामने लगती है जिसने फ़ैसला किया होता है। तो अगर इसी बेंच के सामने जाना है तो क्या फ़ायदा होगा? क्या जजेस का माइंड चेंज हो चुका है? तो मेरा नहीं ख्याल कि जजेस का माइंड चेंज होता है इस तरह से, और अगर होता है तो फिर ये बहुत बड़ा मौजज़ा होगा कि वो अपना माइंड ही चेंज कर ले। और दूसरा ऑप्शन उनके पास है अपील का। अपील में जो बेंच होता है वो डिफरेंट बन जाता है, वो वाला बेंच नहीं रहता, तो उसमें जजेस और होते हैं, वो भी होंगे, मज़ीद जजेस भी होंगे। तो वो मज़ीद जजेस कहाँ से आएंगे? वो हैं जो एडहॉक जजेस लिए जा रहे हैं। तो दो तो आगे समझें, दो ने हाँ कर दी, दो ने इनकार कर दिया, वो और ऑप्शन भी होंगे, वो भी आज या कल में सामने आ जाएंगे।
4 जजेस वो होंगे, कुछ और जजेस डाल के तो वो अपील का बेंच बन जाएगा। तो वो हो सकता है कि उस फैसले को ओवरटर्न कर दे। तो ये है इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन। अब आते हैं हुकूमत क्या सोच रही है, उसने क्या मनसूबा बना रखा है। लेकिन ये हुकूमत जो है ना, वो इस वक्त तक उसने ये सोच रखा है कि हमने ये सीटें नहीं देने देनी इनको, जो मर्ज़ी हो जाए। और 22 जुलाई को अजलास बुला लिया है कौमी असम्बली का, और उसमें एक पूरा प्लान है कि 22 जुलाई को जब अजलास होगा तो उसमें तकरीरें की जाएंगी और वो बड़ी फायरी स्पीचेस होंगी, और उसमें जजेस को, अदालतों को सुनाई जाएंगी खूब उनकी हिस्ट्री, उनका जो माजी में जो उन्होंने किया, और जो वो उनके इक़दामात से वो बताएंगे कि किस तरह से हुकूमतों को नुकसान पहुंचा उनके ख्याल में। तो वो सारा उनको याद कराया जाएगा और पूरी कौम को बताया जाएगा कि ये अदालतें जो हैं इन्होंने मुल्क को असल में रोक के रखा हुआ है और ये तरक्की नहीं होने दे रही, आगे नहीं बढ़ने दे रही। और फिर उसके बाद उसमें एक बारीक सी लाइन होगी कि देखें हम ये नहीं होने देंगे, फौरी तौर पे ये बात नहीं आएगी। और मीनवाइल हो सकता है, जिसके बड़े चांसेस हैं, काम हो रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये वापस ले लें या इनका कोई दूसरी थाट आ जाए, सेकंड थाट आ जाए, ये और बात है कि ये कोई ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं। वो ऑर्डिनेंस जो है वो इस फैसले को स्ट्राइक डाउन कर सकता है, इस फैसले को रोक सकता है। ऐसी कानून साजी होगी। पहले लेके आएंगे ऑर्डिनेंस, उसके बाद फिर उसका देख के, उसकी हीट देख के, तो उस पर फिर कानून साजी भी हो सकती है। तो बनना तो कानून ही है, आइन में तरमीम तो हो नहीं सकती क्योंकि इनके पास 2/3 है नहीं। तो कानून ये बना सकते हैं कोई भी। और जो तीसरी स्टेज है जो सबसे अहम है, उसमें वो ये है कि अगर ये सब कुछ के बावजूद इलेक्शन कमीशन मजबूर हो जाता है, जो कि उनके साथ है, मजबूर इसलिए कह रहा हूँ कि वो मजबूर हो जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करे और कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचता, और ये अपील में जाते हैं तो उस पर स्टे भी नहीं देता। फ़र्ज़ करे सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं देती, क्योंकि ये पहला अपील में जाने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको स्टे ग्रांट हो जाता है कि ठीक है, इस पर अमल दरामद रोक दें, हम इस केस को सुन के इस पर फैसला करेंगे। जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह ने किया था कि ये बेसिकली तो ये फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट का था मखसूस नशिस्तों के ख़िलाफ़, तो उसको सुनते ही उन्होंने उस पर स्टे ग्रांट कर दिया और साथ ही केस लगा दिया, उसको भेज दिया फुल कोर्ट के लिए, और फुल कोर्ट ने उसको सुनना शुरू कर दिया। तो वो 5 रुकनी बेंच ने फौरी तौर पे स्टे दे दिया था। अब हो सकता है अपील में 5 रुकनी बेंच जो बने वो फौरी स्टे दे दें, और अगर स्टे नहीं मिलता और इलेक्शन कमीशन को हर सूरत इस पे अमल दरामद करना पड़ता है, तो फिर स्पीकर एक रेफरेंस भेजेगा, और वो रेफरेंस भेजेगा इलेक्शन कमीशन को कि ये जो भी काम हुआ है, पहली बात, 2 दफ़ा किसी रुकने असम्बली का हलफ नहीं हो सकता। ये जो मखसूस नशिस्तों वाले हैं या ये जो PTI वाले हैं, इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में पहले शमूलियत इख्तियार की, और वहाँ पे मखसूस वाले नहीं, सॉरी, जो PTI के इलेक्ट होके आए, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन किया, उसमें हलफ उठाया कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपनी पार्टी के साथ मुखलस रहेंगे। अब ये क्या दूसरी दफ़ा किसी और पार्टी के साथ मुखलस होने का हलफ उठाएंगे? तो आइन में इसकी इजाज़त नहीं है। तो इसलिए ये पॉइंट उठाया जाएगा कि दूसरा हलफ नहीं हो सकता। और इसके अलावा ये पॉइंट उठाया जाएगा कि ये 15 दिन का टाइम आपने कैसे दे दिया, ये तो 3 दिन का टाइम लिखा हुआ है आइन में और कानून में। तो ये चौथा जो पॉइंट होगा, जो सबसे स्ट्रांग होगा, वो ये कि 18वीं तरमीम के तहत कोई रुकने असम्बली, वो सूबाई असम्बली का रुकन हो या नेशनल का हो या वो सेनेट का हो, वो अपनी पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। और अगर वो पार्टी तब्दील करता है, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है, तो उस पर फ्लोर क्रॉसिंग लगती है, और फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब ये होता है कि उसकी रुकनीत ख़त्म। तो स्पीकर ये कहेगा कि मेरे सामने, अब तरीक़ाकार तो ये है कि जिस पार्टी को छोड़ के जाते हैं उस पार्टी का सरबराह जो है वो लिखता है स्पीकर को, स्पीकर आगे रेफरेंस भेजता है। नेशनल असम्बली को माजी में हुआ ये, लेकिन माजी में क्या हुआ कि अगर सरबराह ने भेज दिया, स्पीकर ने उसको रोक लिया और भेजा ही नहीं, और उससे ये हुआ कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। अब ये होगा कि अब वो ज़ाहिर है कि सुन्नी इत्तेहाद वाले तो नहीं लिख के देंगे
हामिद रज़ा क्यों लिख के एक दरख्वास्त देगा कि मेरी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? वो तो पहले पीटीआई का बंदा है। तो अब ये होगा कि अब स्पीकर रेफरेंस भेजेगा और स्पीकर कहेगा कि मेरे सामने मैं इस हाउस का कस्टोडियन हूँ, मैं स्पीकर हूँ और मैं इस हाउस के और का जो आइन है उसका मुहाफ़िज़ भी हूँ, लिहाजा आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है और ये 18वीं तरमीम के तहत ये एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, लिहाजा मैं ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजता हूँ और इलेक्शन कमीशन जो है वो इस अमल को रोके। तो क्या इलेक्शन कमीशन नहीं रोकेगा? ज़रूर रोकेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, फिर उस वक्त देखेंगे और उस वक्त आपको बताएंगे। तो इस वक्त तुम तक की जो पिक्चर है, जो होने वाला है, जो आने वाला है, वो मैंने आपको बता दिया है और कल क्या होता है वो कल बताएं।